नमस्कार मित्रों, आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांत जो कि हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए हैं उसको समझेंगे। विद्यार्थियों, हेनरी फ्यूल का जीवन परिचय सबसे पहले हम समझते हैं। हेनरी फ्यूल का जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ। उन्होंने वर्ष 1860 में माइनिंग अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्नातक की उपाधि प्राप्त करते ही उनको कोयला एक कंपनी में इंजीनियर का पद मिल गया। इनके कार्य को देखते हुए, इनके प्रयासों को देखते हुए उपक्रम ने इन्हें 1888 में प्रबंध निर्देशक के पद पर नियुक्त किया और ये प्रबंध निर्देशक के रूप में 1918 तक इसी पद पर कार्यरत रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 1917 में इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत पर एक पुस्तक फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1949 में हुआ, जिसका शीर्षक था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल की मृत्यु वर्ष 1925 में हुई। इन्हें सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। तो ये विद्यार्थियों, संक्षेप में हेनरी फ्यूल का जीवन परिचय आपको बताया। अब अपन समझते हैं हेनरी फ्यूल के सिद्धांत। हेनरी फ्यूल द्वारा अपनी पुस्तक में कुल 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। यह सिद्धांत हर प्रकार के उपक्रम के लिए लाभदायक है, जिनमें पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फ्यूल के अनुसार एक कार्य विशिष्ट को छोटे छोटे भागों में विभक्त या बांट लेना चाहिए और प्रत्येक भाग को एक व्यक्ति विशेष को उसकी योग्यता, रुचि और अनुभव के आधार पर दिया जाना चाहिए। इससे विशिष्टीकरण का लाभ संस्था को मिलता है। हेनरी फ्यूल के अनुसार इस सिद्धांत का प्रयोग सभी प्रबंधकीय एवं तकनीकी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। बच्चों, हेनरी फ्यूल का जो अगला सिद्धांत है वो है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। फ्यूल के अनुसार कोई उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है तो उस व्यक्ति को दायित्व पूर्ति के लिए अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसको उसके परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिकार भी दिए गए हों। अतः अधिकार एवं दायित्वों में समानता होनी चाहिए। जैसे एक कर्मचारी को 50 इकाई बनाने का दायित्व दिया गया तो उसे यह अधिकार भी दिया जाना होगा कि वो स्टोर से 50 इकाइयों के लिए आवश्यक मात्रा में कच्चा माल ले सके। अतः एक व्यक्ति को समानता से अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा तो देश की प्राप्ति 100% होगी। अगला सिद्धांत है विद्यार्थियों अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन से अभिप्राय है आवश्यक नियम एवं शर्तों का पालन करना। फ्यूल के अनुसार प्रत्येक स्तर पर इसका पालन
किया जाना चाहिए। अनुशासन के अभाव में संस्था उन्नति नहीं कर सकती। उनके अनुसार बुरा अनुशासन एक बुराई है जो सामान्यतः बुरे नेतृत्व से आती है। प्रबंध को स्वयं अनुशासित रहकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए तथा संस्था में अनुशासन बनाकर रखना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी। विद्यार्थियों, चौथा सिद्धांत जो कि हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया वह है आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी आदेश देने वाला होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्रसारित किए जाने चाहिए और वह उसके प्रति उत्तरदायी होगा। यदि कोई कर्मचारी एक ही समय में एक से ज्यादा अधिकारियों से आदेश लेता है तो इसे आदेश की एकता का उल्लंघन माना जाएगा और वह भ्रमित रहेगा। जैसे विपणन प्रबंधक को पहले विक्रय अधिकारी ने विक्रय मूल्य पर 10% बट्टा देने को कहा गया और बाद में वित्त प्रबंधक द्वारा 5% बट्टा देने को कहा गया। अब ऐसे में विपणन प्रबंधक क्या करे, 10% बट्टा दे या 5%? तो भ्रमित होगा और ऐसे में इस सिद्धांत का पालन नहीं होगा। अतः एक व्यक्ति को आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। विद्यार्थियों, हेनरी फ्योल का जो अगला सिद्धांत है वह है निर्देश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाओं के एक समूह का संचालन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए तथा उसका निर्देशन भी केवल उसी के द्वारा किया जाना चाहिए। क्रियाओं के दूसरे समूह के लिए दूसरा संचालन करता हो अतः एक योजना के संबंध में एक ही व्यक्ति का प्रबंध, निर्णय और निर्देशन होना चाहिए। जैसे एक कंपनी कार और मोटरसाइकिल दोनों को उत्पादन कर रही है तो उसके लिए दो अलग अलग विभाग बनाने चाहिए और प्रत्येक विभाग का निर्देशक अलग होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि एक समूह के लिए केवल एक ही संचालन करता हो और निर्देश देने वाला केवल एक ही। अब हम अगला सिद्धांत समझेंगे, वह है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, अर्थात सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण का सिद्धांत। प्रशासन को सदैव संस्था के हितों तथा व्यक्तिगत हितों में समन्वय एवं सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। यदि दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संगठन के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे एक कंपनी का डायरेक्टर अपने वेतन में वृद्धि करना चाहता है परंतु कंपनी की वित्तीय संकट काफी अधिक है, कंपनी वित्तीय संकट में चल रही है और खर्चों को कम करने की सोच रही है। ऐसे में डायरेक्टर को अपने हितों का त्याग कर देना चाहिए। जब वित्तीय संकट दूर हो जाएगा तब वह अपने हित को पूरा कर सकता है। अतः सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना चाहिए।